इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये उन्हीं के लिए है जो यूपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो यूपी से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से। उन्हें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ईडीएम। तो अगर यहाँ पे एमपी के, राजस्थान के या फिर उत्तराखंड के या फिर बीटी के स्टूडेंट हैं तो अभी थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। उनकी क्लास अभी एचसीपी की चलेगी 10:15 पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आएंगे जो यूपी के हैं। ओके, चलिए, तो क्रैश कोर्स 2026 एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉप 20 क्वेश्चन का दूसरा भाग आज कवर करने वाले हैं। पहले भाग को कल थोड़ा सा देखे थे सरसरी निगाह से, और इकोलॉजी के बारे में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दिए थे। पीवाईक्यू क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए थे। और कल की क्लास में हम यही बताए थे इकोलॉजी के बारे में, जो यहाँ पे हम शॉर्ट में बताए वही चीज हम कल पीवाईक्यू में एकदम हिंदी में बताए। सेम चीज कल पीवाईक्यू में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं आप तो कल का लेक्चर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हमको लगता नहीं कि यहाँ बताने की जरूरत है, फिर से सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इकोलॉजी होता क्या है, कैसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग आपस में इस इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होते हैं, इसी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक। बाकी पहला वाला जो था कि इन्वायरमेंटल से आप क्या समझते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी आपको बता दिए थे। इसका मतलब होता है कि प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानना, हवा पानी मिट्टी, ठीक है, जानवर, इस सब के बारे में जानना, इन्हें कैसे सेफ रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सब चीजों को सीखना ही है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ओके, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट की आपदा के समय कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, किस तरह से लोगों की जान को बचाया जाए, यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत सारी चीजें थी जिसको आप देख के अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर थे, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। बाकी इकोलॉजिकल हम पीवाईक्यू वाले क्लास में अच्छे से बता दिए थे, वहां पे आपको हम टाइप्स वगैरह सब कुछ बताए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट सेकंड में, देखते हैं पार्ट सेकंड क्या होने वाला है। सर इसमें एप्लीकेशन में पिछला वीडियो क्यों नहीं चल पाता है? सागर जी कह रहे सर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एक बैक है और सेकंड ईयर में 2 बैक लग जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर वाला वाला क्लियर हो जाए तो सेकंड ईयर में ईयर बैक लग जाएगा। अरे सागर जी जब फर्स्ट ईयर वाला आप क्लियर कर लेंगे तो बैक क्यों लगेगा? आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एक बैक है, सेकंड ईयर में 2 बैक है, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, सेकंड ईयर का 2 बैक नहीं क्लियर हुआ तो आपका ईयर बैक नहीं लगेगा। ईयर बैक तभी लगेगा जब आपका 3 बैक या 3 बैक से ज्यादा बैक हो, ठीक है। 2 रहेगा चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के, चाहे सेकंड ईयर में चाहे फर्स्ट ईयर में, तब आपका क्या होगा, बैक माना जाएगा। आप स्पेशल बैक देके फॉर्म भर के निकाल सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों। लेकिन अगर आपका 3 हो रहा है दोनों मिला करके या एक ही सेकंड ईयर में ही 3 या 3 से ज्यादा, तब ईयर बैक माना जाएगा। चलिए पार्ट सेकंड की बात करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था इसका तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहला इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या था और उसके बाद इकोलॉजी वाला, ठीक है। और पीवाई को जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इकोसिस्टम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है ये बताना है, और इकोसिस्टम होता क्या है इसको आपको व्याख्या करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए इकोसिस्टम क्या होता है इसको देखेंगे, और इकोलॉजी इकोसिस्टम में क्या अंतर ये देखेंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, देखिए, एन इकोसिस्टम इज ए प्लेस, इकोसिस्टम वह स्थान है वेयर प्लांट एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जहां पे पेड़ पौधे जानवर और बहुत सारे जीवित चीजें लिव मतलब जिंदा रहते हैं और साथ में काम करते हैं विथ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे हवा के साथ, पानी के साथ, सूरज की रोशनी के साथ, मिट्टी के साथ। एक ऐसा जगह जहाँ पे पेड़ पौधे भी, जानवर भी और अदर लिविंग थिंग सारी जीवित चीजें एक साथ रहते हैं, एक साथ जिंदा रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग के साथ काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, जैसे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें, जंगल, जंगल देखिए, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जानवर रहते हैं, बड़े जानवर से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक रहते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया वायरस कहते हैं। दूसरा तालाब, तालाब में रहने वाले जो जानवर होते हैं, डिजर्ट्स रेगिस्तान में जो रहते हैं, ओशियन महासागर में जो रहते हैं, समुद्र में, तो ये एक तरह का इकोसिस्टम बन गया, ठीक है, हिंदी में समझते हैं।
इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पौधे, जानवर और दूसरी जीवित चीजें हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी जैसे गैर जीवित चीजों के साथ मिलकर रहते हैं और काम करते हैं। सिंपल एकदम समझ लीजिएगा, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे भैया पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया वायरस भी हैं, ठीक है। और वहां पे देखिए सूरज की रोशनी भी आ रहा है, मिट्टी भी है, पानी भी है, जो नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पे एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम, उस जगह को बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे देखिए फॉरेस्ट, जंगल, जंगल एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तालाब, तालाब एक इकोसिस्टम है। रेगिस्तान एक इकोसिस्टम है। रेगिस्तान में रहने वाला जानवर यहाँ पे आके नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उसी सर्वाइव में अपने आप को ढाला हुआ है, वैसे ही आगे ग्रो करेगा। एंड समुद्र, समुद्री जो जानवर होते हैं, मछलियां वगैरह बहुत सारे जानवर होते हैं, वो समुद्र में ही ग्रो कर पाएंगे, ठीक। तो ये तरह का क्या है, इकोसिस्टम है। इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। जैसे कि पता है प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, अपना खाना सूरज की रोशनी से बनाते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स या अदर एनिमल्स। अब जानवर जो होते हैं या तो प्लांट खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे शेर हिरन को खा लेता है। डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज का मतलब विघटन, तोड़ देते हैं, ठीक है। क्लीन अप ब्रेकिंग डाउन डेड थिंग्स। कोई भी जानवर मर गया हो या पेड़ पौधे टूट गए हो तो बैक्टीरिया उनको क्या करेगा, उनको क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, उनको कन्वर्ट कर देगा खाद में, जो कि मिट्टी मिलके कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए अच्छा होता है, हमारा एनवायरनमेंट सेफ होता है। पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं इकोसिस्टम में। जानवर पौधे या दूसरे जानवर को खाते हैं। बैक्टीरिया जैसे डिकम्पोजर मरी हुई चीजों को तोड़कर सफाई करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। चलिए, बैक पेपर कब से होंगे, तो आपका जो मेन पेपर हो रहा है यही बैक पेपर यहाँ पे भी होगा। जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है, मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा केमिस्ट्री में, ठीक है, तो जो केमिस्ट्री का शेड्यूल इस बार आया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का, उसी टाइम आपका बैक का एग्जाम होगा, ठीक। चलिए, तो ये इकोसिस्टम को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया हो, कमेंट में थंब बना दीजिए, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए फिर से बता दें, देखिए इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे जानवर, पेड़ पौधे, अदर लिविंग थिंग, जो अदर जीवित चीजें हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस सॉरी, बैक्टीरिया, वायरस, सब एक जगह साथ में रह रहे हैं, सब एक जगह साथ में रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो जीवित चीजें हैं। वहीं पे देखिए नॉन लिविंग थिंग भी है, अजीवित, जैसे हवा है, पानी है, सनलाइट है, ठीक है, मिट्टी है। अब आप सोचते होंगे कि सर ये तो हमारे चारों तरफ भी है, तो चारों तरफ है लेकिन वहां पे नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि वहां पे इतने पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आसपास पूरे मोहल्ले में कॉलोनी बने हुए हैं, वहां पे कॉलोनी नहीं बने हुए हैं, ठीक है। वहां पे हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना है यहाँ पे चारों तरफ, लेकिन वहां पे चारों तरफ घर नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पेड़ पौधे ही पौधे हैं, ठीक है। दूर में जाएंगे तालाब है। तो एक देखिए पूरा सिस्टम बन गया, जंगल जैसे जंगल बन गया, जैसे कॉलोनी होता है तो कॉलोनी बन गया, कॉलोनी का अलग सिस्टम है, लेकिन जंगल पूरा जंगल ही है जहां पे सारे एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग सब सरवाइव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो पूरे क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। पॉन्ड्स, तालाब, तालाब में देखिए कितने सारे जानवर रहते हैं, तो लेकिन उस तालाब में ही रहते हैं, उनका वही इकोसिस्टम है, अगर बाहर निकलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे रेगिस्तान, डिजर्ट्स, वहां पे जो जानवर रहते हैं वो उनका इकोसिस्टम है। ओशियन, महासागर, वो इकोसिस्टम है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की और बात करें तो एवरीथिंग हेल्प ईच अदर एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। साफ साफ लिखा है कि एवरीथिंग हेल्प ईच अदर, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सब मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सब आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब सब कुछ एक दूसरे की मदद करता है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, ये सब आपस में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं और आपस में कनेक्टेड है। अगर हिरन, शेर हिरन को ना खाए तो यहाँ पे क्या होगा, साइकिल चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हिरन को पता है कि जंगल में शेर है लेकिन फिर भी जंगल में रह रहा है, ओके। तो ये पूरी तरीके से कह सकते हैं एक दूसरों की हेल्प करते हैं। शेर, अगर हिरन शेर के खाए मतलब कि उसके हेल्थ को मेंटेन करता है प्रॉपर तरीके से, वो अपने शिकार को करता है, तो जैसे एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ही जो हिरन होते हैं वो पेड़ पौधे को खा लेते हैं, पेड़ पौधे अपना सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं,
तो इसी तरह से एक सिस्टम चलते जा रहा है जहां पे सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं और सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, एवरीथिंग हेल्प ईच अदर, एवरीथिंग प्रत्येक जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरों की मदद करती हैं। जैसे बैक्टीरिया, मान लीजिए कोई जानवर मर गया या कोई पेड़ पौधे टूट गए तो उन्हीं को डिकम्पोज करने लगेगा, उन्हीं को तोड़ने लगेगा, तोड़ करके वो क्या कर देगा, मिट्टी में मतलब सारी चीजें वहां पे समा जाएंगी, मिल जाएंगी, वो एज ए खाद का काम करने लगता है। हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहता है और बहुत सारी चीजें सेफ रहेंगी। वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। चलिए, सो एन इकोसिस्टम इज लाइक ए बिग टीम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वर्किंग टुगेदर इन नेचर। इसलिए इकोसिस्टम क्या कर सकता है, एक बड़ी टीम होती है। इकोसिस्टम जैसे कोई एक बड़ी टीम है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की, जहां पे प्रकृति में एक साथ काम करता है। ठीक, तो इसलिए तो एक इकोसिस्टम प्रकृति में एक साथ काम करने वाली जीवित और निर्जीव चीजों की एक बड़ी टीम की तरह है। देखिए अवधेश जी कह रहे हैं जैसे सर हम फिश को हम खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। ठीक है, आपके इकोसिस्टम की बात ही अलग है। इन सिंपल वर्ड अगर आसान भाषा में कहें तो इकोसिस्टम इज द प्लेस, इकोसिस्टम वह स्थान है या फिर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी वही हो गया ना जहां लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग एक साथ सर्वाइव करते हैं, कैसे इंटरेक्शन मतलब इन्वायरमेंट में एक साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी एक ऐसा इकोसिस्टम एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा सिस्टम है जहां पे इकोलॉजी अध्ययन किया जाता है। समझ में आया ना? आसान शब्दों में कहें तो एक इकोसिस्टम वह जगह है या यह सिस्टम है जहां इकोलॉजी स्टडी किया जाता है। समझ में आया? तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए अब उद्देश्य की बात कर ले। अभी तो आप इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि इकोसिस्टम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम का उद्देश्य क्या है। बायोटिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास में देखिएगा, पीवाईक्यू में डिस्कस किए थे। टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोसिस्टम का उद्देश्य क्या है, टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट, पौधों की जिंदगी, जानवर की जिंदगी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लाइफ को सपोर्ट करता है ये इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम देखिए, जंगल, अरावली पर्वत या फिर कहीं पे भी अगर जंगल वगैरह को कटाई होने लगे, ठीक है, माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कटाई होने लगे तो कितने जानवर का पूरा घर निकल जाता है, सब सड़क पे आ जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से देखिए कि उन लोग को पता है कि यही हमारा घर है, यही जंगल ही हमारा घर है, वही सब कुछ है। ठीक है, उनकी अपनी जिंदगी को आगे सर्वाइव वही पे कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ों की जिंदगी है, पेड़ भी बहुत अच्छे तरीके से वहां सर्वाइव करते हैं, जानवर भी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको सपोर्ट देता है ये इकोसिस्टम। ठीक है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो जीवित चीजें और अजीवित घटक होते हैं उनको भी संतुलित बनाए रखने का काम करता है ये इकोसिस्टम। जो जीवित और अजीवित निर्जीव चीजें होती हैं उनके भी बीच में का जो एक संतुलित होता है ये बनाए रखता है इकोसिस्टम। ठीक है, टू प्रोवाइड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू लिविंग बींग्स। टू प्रोवाइड फूड, क्या प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, फूड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, भोजन हो गया, पानी हो गया, शेल्टर मतलब होता है पनाह, ठीक है, आश्रय, पनाह मतलब किसी को लिए घर, पनाह प्रोवाइड करता है खासकर जो जीवित जीव होते हैं उनके लिए। ठीक, टू हेल्प इन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड एनिमल। टू हेल्प द फ्लो ऑफ एनर्जी, मदद करता है ऊर्जा के फ्लो को, फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, सूरज की रोशनी से पौधों में और जानवरों में। ठीक है, पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवन को सपोर्ट करता है ये कौन, इकोसिस्टम। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। जीवित और निर्जीव चीजों के बीच बैलेंस बनाए रखता है, जीवित और निर्जीव चीजों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है इकोसिस्टम। जीवित प्राणियों को खाना, पानी और रहने की जगह देता है। ठीक, जीवित प्राणियों को खाना, पानी और रहने की जगह, शेल्टर मतलब होता है रहने की जगह देना, पनाह देना। ठीक, सूरज से पौधे और जानवर, सूरज से पौधों और जानवरों तक एनर्जी के फ्लो में मदद करना। ठीक है, सूरज से पौधों मतलब पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, और जानवरों उससे क्या होते हैं, जानवरों तक का भी एनर्जी मिलता है। तो सूरज से पौधों और जानवरों तक एनर्जी के फ्लो में मदद करना, क्योंकि जानवर डिपेंड होते हैं किस पे, पौधों पे, पौधे डिपेंड होते हैं सूरज की रोशनी पे, और बहुत सारे जानवर होते हैं जानवर पे डिपेंड होते हैं।
और इंसान जो होता है वो दोनों पे डिपेंड होता है, उसकी बात ही अलग है। तो ये चीजें हैं इकोसिस्टम का उद्देश्य, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ पे उद्देश्य। देखिए सारा चीज एक बार फिर बता दे रहे हैं ना, सब बना के लिखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर अपने मन से लिखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट टाइम में याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ईडीएम का आपने पहले इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए थे, थे वही लिखे हैं हमने, पढ़ लिए हैं। फिर क्लास 20 के लेते रहते हैं, सफिशियंट होगा। हाँ राघव मिश्रा जी, जो पहले कराए थे वो सफिशियंट है। ठीक है, जो पहले कराए थे वो सफिशियंट है। टू मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड, वही सारी चीजें तो पढ़ रहे हैं हम, वही चीजें पढ़ रहे हैं। नया खाली एक ही चीज है कि क्वेश्चन के फॉर्म में है और यहाँ पे हिंदी में है, बस यही नया है। टू मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड नेचुरल बैलेंस। ठीक है, और इसके उद्देश्य की बात करें तो टू मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, कि हमारा पर्यावरण की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और इस प्राकृतिक बैलेंस को सुदृढ़ करता है। देखिए ये है एक इकोसिस्टम जो कि जंगल है, यहाँ पे देखिए पानी भी है, कई सारे जानवर एक साथ रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, पक्षियां भी है, पेड़ पौधे हैं। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ये जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उसको सपोर्ट करता है इकोसिस्टम। ठीक है, और क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? अलग अलग तरह की जातियां, मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज वाले जानवर पाए जाते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करता है इकोसिस्टम। और बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बहुत तरह की जो जातियां हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह के जानवर हैं, ये सब इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, पर्यावरण की स्थिरता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना ये इकोसिस्टम का उद्देश्य है। बायोडाइवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं, और प्रजातियों के बचने में मदद करना। बायोडाइवर्सिटी और प्रजातियों के बचने में मदद करना ये भी इकोसिस्टम का उद्देश्य है। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे गुनगुन जी कह रही है कि ऐसा लग रहा है 5th क्लास में है, ये आपको लग रहा है, और किसी को लग रहा हो कि ऐसा लग रहा है कि कितना हायर क्लास है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको ध्यान में एकदम रखना, बना करके लिखना है, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीएससी एमएससी वगैरह, वहां भी पढ़ना होता है, बीएससी वगैरह में भी शायद ये इको इन्वायरमेंटल पढ़ना होता है, तो उनके लिए भी शायद आसान हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब बात करें इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर। यहां तक आप देखिए इकोसिस्टम होता क्या है और इकोसिस्टम होता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? क्वेश्चन कह रहा था कि इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर बताइए। तो आप इकोसिस्टम को बता दिए, साथ में इकोसिस्टम के उद्देश्य को बता दिए। ठीक है, अच्छी बात है, लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। अब इकोलॉजी इकोसिस्टम में अंतर क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अगर अंतर की बात करें तो आप इस तरह टेबल बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग, दोनों का मतलब क्या है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी में हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जीव होते हैं इनका हम अध्ययन करते हैं कि कैसे ये पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, हम यहाँ पे इकोलॉजी में ये अध्ययन करते हैं कि जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव या फिर लिविंग थिंग, ये किस तरह से पर्यावरण के साथ, ठीक है, किस तरह से पर्यावरण के साथ, मतलब हवा पानी मिट्टी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। ठीक, इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है ये, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, एक ऐसा सिस्टम जहां पे ऑर्गेनिज्म जीव जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इकोलॉजी एक विज्ञान है जहां पे अध्ययन करते हैं, और इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां पे जानवर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और इन्वायरमेंटल के साथ जुड़े होते हैं, मतलब लिविंग थिंग नॉन लिविंग के थिंग के साथ एक जुड़े होते हैं। ठीक है, वहां पे अपने आप को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, वो है इकोसिस्टम। और जहां पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि कैसे ये जो ऑर्गेनिज्म जीव है, लिविंग थिंग है, किस तरह से इन्वायरमेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग जहां पे हवा पानी सब कुछ है, किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। तो एक लोग जहां पे सर्वाइव करते हैं, जहां जिंदा रहते हैं, जहां अपने आप को बढ़ाते हैं, जैसे जंगल वगैरह, वो इकोसिस्टम होगा। जहां अध्ययन की बात आएगी वो इकोलॉजी होगा। दोनों समझ में आया? चलिए टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो ये ब्रांच ऑफ साइंस, एक विज्ञान का शाखा है। इकोलॉजी जो होता है विज्ञान की शाखा है। ठीक है, चलिए ये रियल वर्ल्ड नेचुरल यूनिट, ये रियल वर्ल्ड नेचुरल यूनिट, एक कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड नेचुरल यूनिट है।
ठीक है, एक प्राकृतिक यूनिट है जहां पे लोग सर्वाइव करते हैं। फोकस की बात करें तो रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस, ठीक है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शंस किस तरह से है इसी का अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम देखते हैं इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल की बात करें, ये सबसे अच्छे से क्लियर होगा, स्टडिंग हाउ बर्ड्स एंड ट्री डिपेंड ऑन ईच अदर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ये अध्ययन करते हैं कि कैसे जो पक्षियां होती है, चिड़िया होती हैं, ये पेड़ पौधों से किस तरह से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इकोलॉजी में हम अध्ययन कर रहे हैं कि हाउ बर्ड्स एंड ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, कैसे पेड़ पौधे और पक्षियां एक दूसरे के बिना एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये हम इकोलॉजी में देखते हैं कि हाउ बर्ड्स एंड ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक, इकोसिस्टम मतलब जंगल, तालाब, महासागर हो गया, रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे जो जानवर सरवाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो इकोसिस्टम है। समझ में आया? तो इकोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे चिड़िया है, किस तरह से पेड़ पे एक दूसरे के डिपेंड रहती हैं। ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, इसका बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत सारी चीजें का पता चलता है। ठीक है, इस विज्ञान में, इकोलॉजी में। लेकिन इकोसिस्टम वो जगह जहाँ सर्वाइव करते हैं सब। ठीक है, जैसे जंगल, तालाब, ओशियन। क्लियर हो गया? चलिए, एग्जाम में आता है इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, छोड़ के मत आइएगा, अच्छे से लिख के आइएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। फूड चेन, दीपक जी कह रहे फूड चेन क्या है? फूड चेन आता नहीं है। फूड चेन आपको प्रोसेस पता तो चला, वही हर्बीवोरस, कर्नीवोरस, ओमनीवोरस वाला प्रोसेस था, वही फूड चेन था कि सूरज की रोशनी से पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है, जानवर जो होते हैं पौधे पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, या बहुत सारे जानवर जानवर पे डिपेंड होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो पौधे जानवर दोनों पे डिपेंड होते हैं। तो एक साइकिल चला आता है, उसी को फूड चेन कहते हैं। हालांकि इसमें है नहीं तो इसको डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी दोनों के बारे में पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन शायद 2025 में आया हुआ था। ठीक है, 2025 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी दोनों में अंतर क्या है, बहुत अच्छे से देखेंगे। जल्दी चलिए कवर करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है? जिसको जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऐसे समझ लीजिए पहले कि हमारे अर्थ में अलग अलग तरह की जिंदगियां पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के लाइफ होते हैं। जैसे देखिए, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, ठीक है, पेड़ पौधे भी है, छोटे मोटे जो बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो और वही जो बैक्टीरिया है या वही जो, जैसे मान लीजिए चींटी, चींटी देखिए एक चींटी नहीं है, बहुत सारी चींटी अलग अलग तरह की आती हैं। ठीक है, कुत्ते को देखिए, एक कुत्ता नहीं होता, बहुत तरह के कुत्ते आते हैं। एक देखिए नॉर्मल कुत्ते, एक जर्मन सफर्ड हो गया, और बहुत सारे कुत्ते आते हैं। तो देखिए कई तरह की जिंदगियां इसमें सर्वाइव करती हैं, अलग अलग तरह की जिंदगियां सर्वाइव करती हैं। उसी का मतलब है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जो अलग अलग जिंदगियां पाई जाती हैं उन्हीं को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड इन अर्थ। अलग अलग जो वैरायटी की चीजें हमारे पृथ्वी में पाई जाती हैं, वही है बायोडाइवर्सिटी। हाँ देखिए, किसी ने कहा दीपक की मेनी मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग, अनेक अनेक प्रकार के लिविंग थिंग। चलिए ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हैं। आप भी बना के लिखिए, चाहे जैसे भी जो समझ में आए उसको आप बना करके लिख सकते हैं। इट इंक्लूड ऑल द डिफरेंट प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे लिव इन। इट इंक्लूड, इसमें शामिल है, ऑल द डिफरेंट, जितने अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एंड द इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे जैसे जो जंगल में रहते हैं, जंगल में जो तालाब में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, ये सारे जो रहते हैं इस सबको बताया जा रहा है। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती पर पाए जाने वाले जीवन की वैरायटी, मतलब भिन्नता। यहाँ पे है भिन्नता से, भिन्नता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती पे पाई जाने वाली जीवन की वैरायटी, अलग अलग जो जीवन की मतलब भिन्नता पाई जाती है, वही है बायोडाइवर्सिटी। इनमें सभी अलग अलग पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो इकोसिस्टम शामिल है जिनमें वे रहते हैं। ठीक है, हाँ, जिनमें वे रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसमें देखिए अलग अलग तरह का पेड़ होता है।
ठीक है, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी है। ये वैरायटी इनमें देखी जा सकती है, दिस वैरायटी कैन सीन इन, ये वैरायटी इसमें देखी जाती है। सबसे पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज का मतलब होता है जातियां, तो अलग अलग तरह के जानवर, पक्षी, कीड़े और पौधे, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट, सभी को पता है अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, शेर भी है, ठीक है, क्या और टाइगर भी है, बर्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग कीड़े मकोड़े होते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो, अच्छा जैव विविधता गलत लिखा हुआ है, अब सही है, अब सही है, हाँ चलिए अब सही है, चलिए कोई बात नहीं, जैव विविधता अब सही हो गया। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसको देखते हैं, डिफरेंट विद इन द सेम स्पीसीज, डिफरेंट तो है लेकिन वो सेम स्पीसीज में आते हैं, ओके, जैसे कि डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग या टाइप्स ऑफ मैंगो। जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक ही स्पीसीज के अंदर जैसे कुत्तों की अलग अलग नस्लें या आम के अलग अलग तरह, वही बताया था ना, अलग अलग तरह के कुत्ते पाए जाते हैं, लेब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड, और हमको दो ही याद आ रहे हैं, लेब्राडॉग है, जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल आता है, और ये जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं, है तो कुत्ता है लेकिन उसके कई सारे जो हैं अलग अलग स्पीसीज हैं, मतलब सेम स्पीसीज का है लेकिन वो सब एक ही में आते हैं, एक ही नस्ल में आते हैं। ऐसे आम भी होते हैं, ऐसे आम भी देखिए अलग अलग पेड़ पौधे आते हैं, जैसे जो दशहरी आम होता है, और बहुत सारे आम होते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता यार, जो भी होते हैं आप समझ जाइएगा, अलग अलग तरह के जैसे वेराइटी के आम होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी में आते हैं। चलिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट इन्वायरमेंट, अलग अलग पर्यावरण भी होता है, जैसे जंगल, जंगल एक अलग इकोसिस्टम है, ओशियन, महासागर एक अलग इकोसिस्टम है, डिजर्ट्स एक अलग इकोसिस्टम है, जो रेगिस्तान है वो अलग इकोसिस्टम है, तो ये भी किसमें आएगा, बायोडाइवर्सिटी में। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, अलग अलग माहौल जैसे जंगल, समुद्र और रेगिस्तान, ये सब क्या है, इको बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब इतना समझ लीजिए कि जो हमारे जीवन में अलग अलग तरह के जो जिंदगियां पाई जा रही है ना, उसी को है मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता, डाइवर्जन, ठीक है, भिन्नता, डिफरेंट जिसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रकृति के जो प्रकृति के संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इट प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लीन एयर, वाटर एंड मेनी अदर रिसोर्सेज। या फूड, मेडिसिन, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, वाटर, बहुत सारे सोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ठीक, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है क्योंकि यह नेचर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है, नेचर को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। यह खाना, दवा, साफ हवा, पानी और कई दूसरी सोर्सेज देती हैं। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग जातियों को पहचानेंगे, कैसे पहचानते हैं, बायोडाइवर्सिटी से ही। ठीक है, हमें कैसे पता है कि ये मेडिसिनल प्लांट है, हमें कैसे पता है कि ये जो एनिमल्स है ये इससे भी कुछ बेनिफिट्स है, तो ये हम बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं कि हाँ ये इसकी ये बेनिफिट्स हैं, इस प्लांट के ये जो आपका प्लांट का जो दूसरा रूप है इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये एंटीसेप्टिक का काम करेगा, ये सब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें फूड, मेडिसिन, क्योंकि भोजन हो गया, फूड हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गए, मेडिसिन हो गए जिससे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन भी देता है हमको पेड़ पौधा, कुछ होते हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, वाटर एंड मेनी अदर रिसोर्सेज देता है ये बायोडाइवर्सिटी। एवरी लिविंग क्रिएचर नो मैटर हाउ स्मॉल प्ले ए रोल इन हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, ठीक है, प्रत्येक जो लिविंग क्रिएचर हैं, लिविंग जो जीवित चीजें बनाती हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल, मैटर नहीं करता कितने छोटे हैं, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है, ये सभी एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो जो डेड प्लांट होते हैं या जो जानवर मर जाते हैं या जो पौधे की पत्तियां होती है गिरते हैं, ठीक है, उनको कौन डिकम्पोज करता, उनको कौन हटाता वहां से, तो ये बैक्टीरिया का भी अपना एक अलग रोल होता है। क्लियर, हर जीव चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो एनवायरमेंट की हेल्थ में अपनी भूमिका निभाता है। क्लियर, व्हेन बायोडाइवर्सिटी इज लास्ट, यदि बायोडाइवर्सिटी लास्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं रहता है तो ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से,
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया या जंगलों की वनों की कटाई की वजह से या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होता है, अलग अलग तरह की जो जातियां हैं, पेड़ पौधे अगर नष्ट कर दिए जाते हैं, इट हार्म द नेचुरल बैलेंस, तो ये पूरा जो प्राकृतिक का बैलेंस है ना, संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा, उस पर हानिकारक इफेक्ट पड़ेगा एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम लाइक सॉइल इरोजन, फूड शॉर्टेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम होंगी? सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो कटाव है वो बहने लगेगा, फूड की कमी हो जाएगी और बहुत सारे बीमारियां फैलने लगेंगी। ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से, तो यह नेचुरल बैलेंस को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी के कटाव, खाने की कमी और बीमारियां फैलने जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। क्लियर? चलिए, तो यही चीजें हैं, इसको आप बना करके लिखिएगा, पॉइंट को, मेन पॉइंट को पहले समझिएगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, एक बार सरसरी निगाह से देख करके अच्छे से बना करके लिखते चले जाइएगा। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, आपको समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आगे इसका भी हम उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन हम एज ए हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा। आपसे भले ही पूछे बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी या इकोसिस्टम, उद्देश्य जरूर बता के आइएगा। ठीक है, चलिए, टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता होता है, ये प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को, अलग अलग तरह के जानवरों को और बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक, टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड इकोसिस्टम। टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड इकोसिस्टम, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, उसको संतुलित करता है, ये बायोडाइवर्सिटी। टू इंश्योर क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करता है क्लीन एयर, स्वच्छ हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, टू प्रोवाइड फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, ये फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है। टू हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड डिजास्टर प्रोटेक्शन, ये क्लाइमेट रेगुलेट करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन में भी मदद करता है। जो जलवायु चेंजेस होते हैं तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से स्थिर रखने में मदद करता है। जो आपदा आते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए, अलग अलग तरह के पौधे, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रक्षा करना, प्रकृति और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखना, साफ हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी पक्का करना, खाना, दवा और कच्चा माल देना, क्लाइमेट रेगुलेशन और आपदा से बचाव में मदद करना। इतना पॉइंट आप इसमें क्या पढ़ चुके, बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं जैव अवक्रमण, जिसको बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं बायोडिग्रेडेशन, जिसको हम बोलते हैं जैव अवक्रमण। ठीक है, अब ये क्या है बायोडिग्रेडेशन, पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे हम बताते हैं। पहले आप नॉर्मल भाषा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, आपके घर में से क्या निकलते हैं, गंदगी निकलते हैं, डस्टबिन। डस्टबिन में क्या होता है, या तो रात के खाने बचे हैं उसको आप फेंक देंगे, या तो घर में जो आलू की सब्जी बनी है उसको छिलका जो होता है उसको फेंक देंगे, कोई केला वगैरह खा रहा है उसके छिलके को फेंक दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डस्टबिन में बहुत सारे गंदगी को फेंक दिया जाता है, ले जाके फिर बाहर कहीं पे फेंक देंगे। अब क्या होगा, जब फेंक दिए तो यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया, बैक्टीरिया का, फंगाई का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, इसको धीरे 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 तोड़ने लगेंगे, खाने लगेंगे। ठीक है, खाते 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 क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर हो गया और बहुत सारे नाइट्रोजन, फास्फेट, ये सब चीजें यूज करेंगे और यही सारी चीजें जाके मिट्टी में मिल जाता है और ये एक तरह का नेचर का हिस्सा बन जाता है, खाद बन जाता है। ठीक है, सोचिए जो आप छिलके वगैरह को फेंके थे, अगर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो ये ऐसा सालों का सालों पड़ा रहता, खराब हो जाता, लेकिन नहीं, ये गायब हो जाएगा कुछ दिन बाद। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया या बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन करके तोड़ते 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 ये एक तरह का कह सकते हैं कि पता ही नहीं चलता है, सब गायब हो जाता है, जो कि एक नेचर का पार्ट बन जाता है। लोधी जी पूछ रहे हैं, इंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं, सर घरेलू मक्खी और मॉस्किटो का क्या रोल है इन्वायरमेंट में। घरेलू मक्खी और मॉस्किटो का क्या रोल है इन्वायरमेंट में। देखिए घरेलू मक्खी और मॉस्किटो, तो घरेलू मक्खी जैसा कि पता है कुछ चीजों के लिए तो काफी ज्यादा हानिकारक है, लेकिन कुछ चीजों के लिए सही भी है। जैसे कि वही बताया जा रहा है ना कि कुछ डेड चीजें हैं, जैसे कोई जानवर है या डेड चीजें हैं तो उनके लिए काफी बेटर है, उनका जो डीकम्पोजर होता है मक्खियां करती हैं। ठीक है, और रही बात मच्छर की, तो उनका भी एक अपना रोल होता है इस एनवायरमेंट में। ओके, चलिए, तो बायोडिग्रेडेशन की बात करें तो बायोडिग्रेडेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, एक तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया है। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका, ठीक है,
बायोडिग्रेडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इन विच इसमें क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव लाइक बैक्टीरिया फंगाई एंड एल्गी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कवक फंगाई हो गया या शैवाल टाइप के एल्गी हो गए, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो जटिल सब्सटेंस होते हैं उनको तोड़ते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट, रात का खाना हो गया, डेड प्लांट, कोई पेड़ पौधे पत्तियां गिरी हुई हैं, या फिर पेपर वगैरह आप फेंक देते हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, तोड़ता है, इसको बना देता है सिंपलर, एकदम आसान, हार्मफुल से हार्मलेस, जो हानिकारक से हानि रहित बना देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स में, उन्हें कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ नाइट्रोजन फास्फेट जैसे न्यूट्रिएंट्स में बना देता है। दीज सिंपल सब्सटेंस, यही जो सिंपल पदार्थ होता है ये मिट्टी के साथ मिल जाता है, ठीक है, मिक्स विथ सॉयल, मिट्टी में मिला देंगे, अरे मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा योगी जी कहते थे ना, सिंपल सब्सटेंस मिक्स विथ सॉयल एंड बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन, और फिर से एक प्रकृति का पार्ट बन जाता है। इंसान को काटने का रोल मॉस्किटो का सिर्फ नहीं कह सकते, उसका मच्छर का अपना और भी रोल होता है, वो अलग बात है, इंसान को काटता है लेकिन और भी कुछ उसके रोल होते होंगे, ठीक। चलिए, तो बायोडिग्रेडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी का, जिसको शैवाल कहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुश्किल चीजों जैसे खाने का कचरा हो गया, मरे हुए पौधे, कागज वगैरह को आसान नुकसान न पहुंचाने वाली चीजों में तोड़ देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन फास्फेट वगैरह में, ये आसान चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं और फिर नेचर का हिस्सा बन जाती हैं। समझ में आ गया ना, एकदम समझ लीजिए, सीधी सीधी बात करें कि घर में जो गंदगियां निकलती हैं आपके, उसको बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई उस पर आके क्या करते हैं, धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, फिर वो एक तरह का नेचर का पार्ट बन जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है और वो कुछ दिन में गायब हो जाता है, जिससे हमारा एनवायरमेंट भी सेफ होता है और चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो भी सेफ रहते हैं, ठीक है। चलिए, अरे यार ऐसी ऐसी देखिए कहाँ से लेके आते हैं आप लोग, मतलब यहाँ पे एक चीज, अवधेश शर्मा जी कह रहे हैं मच्छर और मक्खी का रोल फार्मासिस्ट और डॉक्टर का फायदा कराने, ये रोल है भाई। अरे यार, इन अदर वर्ड्स में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, ईटीसी, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का तोड़ना नेचुरल ऑर्गेनिज्म से, जो प्राकृतिक जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, इनके द्वारा तोड़ देना। एग्जाम्पल में, व्हेन यू थ्रो ए बनाना पील, जब आप केले के छिलकों को फेंक देते हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, जब आप केले के छिलकों को मिट्टी में फेंक देंगे, बैक्टीरिया ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस, बैक्टीरिया इसे तोड़ देगा और इसको आसानी से, जो हार्मफुल था, हानिकारक था, पड़ा हुआ था, उसको हार्मलेस सब्सटेंस में बदल देगा, ठीक। बायोडिग्रेडेशन का मतलब है बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जैसे कुदरती द्वारा चीजों, जीवों द्वारा चीजों को तोड़ना। जब आप केले को छिलका मिट्टी में डालते हैं तो बैक्टीरिया उसे आसान, नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों में तोड़ देते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो महत्व क्या है, कीप द एनवायरमेंट क्लीन, ठीक है, पर्यावरण को साफ रखता है, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण कम करता है, हेल्प इन मेकिंग कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट मतलब खाद, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब ऑर्गेनिक खाद बनाने में मदद करता है, खाद या ऑर्गेनिक खाद बनाने में मदद करता है ये बायोडिग्रेडेशन। जो लैंडफिल वेस्ट होते हैं उनको कम करता है, लैंडफिल का कचरा कम करता है, जो वेस्ट निकलते हैं ना उनको कम करने में मदद करता है ये बायोडिग्रेडेशन। समझ में आया। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि बायोडिग्रेडेशन मटेरियल के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, टाइम टू डिग्रेड, कब तक बैक्टीरिया तोड़ेगा, और कौन से बैक्टीरिया तोड़ने वाले हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ने वाले हैं। तो अगर कोई फल वगैरह हो गया या सब्जी के छिलके हो गए, ठीक है, कोई फल के छिलके हो गए या सब्जी के छिलके हो गए, तो कुछ ही हफ्तों में बैक्टीरिया और फंगाई द्वारा ये तोड़ दिए जाएंगे, मतलब कि इनको प्रॉपर तरीके से क्या कर देगा, ब्रेक डाउन करके वो वहां से गायब हो जाएंगे कुछ ही हफ्तों में। लेकिन अगर कोई पेपर फेंक रहा है, ठीक है, जो पेपर आप जिसमें कॉपी में लिखते हैं या फिर न्यूज पेपर वगैरह अगर फेंक रहे हैं, तो 2 से 5 मंथ लगते हैं उसको डिग्रेड होने में, उसको टूटने में 2 से 5 महीने लगते हैं। और उसको जो फंगाई होते हैं ना, फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कवक होते हैं, फंगाई, वही उसको पेपर को तोड़ते हैं। तीसरा है कोई कॉटन का कपड़ा, अगर कॉटन क्लोथ आप फेंक दे रहे हैं तो 1 से 5 मंथ,
ठीक है, 1 से 5 मंथ के अंदर अंदर वो डिग्रेड होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। अगर लकड़ियों की बात करें तो मंथ टू ईयर, महीनों से साल लग जाते हैं यहाँ पे जो कवक, फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा उसको डिग्रेड किया जाता है। लकड़ी भी वहां से गायब हो जाएगा। अगर कोई लकड़ी फेंक देते हैं तो लकड़ी भी धीरे धीरे क्या होगा, गायब होने लगेगा मंथ टू ईयर से। ठीक है। देखिए ओशियन अरेंज जी बहुत अच्छी से बात कहे कि समझाने के लिए ठीक है। क्या मच्छर और मक्खियां इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है? मच्छर नर फूल के रस का सेवन करते हुए परागण में मदद करते हैं और उनके लार्वा जलीय जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। मक्खियां अपशिष्ट पदार्थों को विकसित कर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करती हैं और खाद्य श्रृंखला में कीड़े पक्षी चमगादड़ का भोजन बनती हैं। वाह, ये तो हमें लग रहा है कि आप कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं किए हैं, अपने मन से लिखे हैं, क्योंकि बहुत क्लियर हिंदी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा हिंदी को और आसान बनाइए कि एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा। हालांकि आपको बताने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन जो आप बीच बीच में जो सेंटेंस यूज किए हिंदी के, उसको इंग्लिश में कर दीजिएगा जिससे समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टोटल ऐसे हिंदी अपने एग्जाम में मत लिखिएगा जो एग्जाम आ रहा है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम तो पढ़ चुके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमको ये समझ में आ गया कि जो भी हम गंदगी निकलती है घर से और बैक्टीरिया वायरस द्वारा उसे आसानी से तोड़ा जा सके, ठीक है, वही होता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन भैया कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया भी नहीं तोड़ पाता। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, दोनों का मतलब अगर एग्जाम में पूछ लिया नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो जिसको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आसानी से ब्रेक डाउन ना किया जा सके, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा खतरा होता है। जैसे प्लास्टिक बैग, कोई अगर प्लास्टिक बैग देख ले तो माइक्रोब्स कैन नॉट ब्रेक डाउन देम इजिली। जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हैं, इसे आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। ग्लास बॉटल, आप बहुत अच्छे से ग्लास के बॉटल को फेंक दिए, डोंट डिकम्पोज नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, एल्युमिनियम कैंस, आजकल लोग स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, कैंस में पीते हैं। ठीक है, पहले शीशी में पीते थे, अब कैंस में पीते हैं। वेरी स्लो ब्रेक डाउन, टेक सेंचुरी, बहुत धीमे धीमे ब्रेक डाउन होगा, 100 साल लग जाएंगे। टेक सेंचुरी मतलब 100 साल लग जाएंगे बैक्टीरिया, फंगाई को उसको तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, गायब करने में। तो ये सब होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक भी होता है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये भी आप अच्छे से देख लिए। एक टर्म और आ जाता है बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, आप पढ़े क्या, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होता है, इसी के अंदर आते हैं। बायोडिग्रेडेबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यही बायोडिग्रेडेबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राकृतिक रूप से मटेरियल को अलग करना, उसे तोड़ने की क्षमता ही कहलाता है बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब है किसी चीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा नेचुरली टूटने की क्षमता। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक तरीके से उसे तोड़ दे, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहे, वही होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी। कुछ चीजें आसानी से टूट जाती है जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, कुछ नहीं टूटती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे आप देखे थे एल्युमिनियम के कैंस हो गया, प्लास्टिक हो गए, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आसान उदाहरण अगर पेपर की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये कुछ हफ्तों में टूट जाता है। प्लास्टिक की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसे टूटने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। पेपर बायोडिग्रेडेबल, आसानी से टूट जाएंगे। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि 100 साल लग जाएंगे ब्रेक होने में। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबिलिटी तीनों आप अच्छे समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। ये एक तरह का नेचुरल एबिलिटी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे तोड़ा जा सकता है मटेरियल को, इनटू हार्मलेस, हार्मफुल से हार्मलेस, हानिकारक से हानि रहित, प्रोडक्ट को हानिकारक से हानि रहित बनाया जाता है बायोडिग्रेडेबिलिटी में। ठीक, किसी चीज की वह नेचुरल क्षमता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नुकसान ना पहुंचाने वाले प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं।
सबसे बड़ी बात है यही है बायोडिग्रेडेबिलिटी। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इतना पढ़ लिए, इतना सफिशियंट है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या इसका महत्व है, क्या महत्व है इसको देखते हैं। हेल्प टू चूज इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली का मतलब ये देखिए, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जिसको बैक्टीरिया भी आसानी से तोड़ ले जाए। जैसे देखिए बीच में प्लास्टिक बंद हो गया था, ठीक है, आप इसका यूज करिए, कागज के थैले को यूज करिए, ठीक है। और बहुत से देखिए जो गिलास वगैरह या चम्मच वगैरह यूज होते हैं, प्लास्टिक का ना यूज करके कागज का यूज करिए, जो कि काफी आसानी से बायोडिग्रेडेबल होता है। बैक्टीरिया भी इसको अगर फेंक भी देते हैं तो तोड़ देता है। लेकिन बात आता है ना, कमजोर होता है, प्लास्टिक वाला मजबूत होता है। और हम यूपी के वाले हैं ना, तो हम लोग कभी थैला लेके नहीं जाते, पॉलिथीन का वेट करते हैं। एग्जाम जब जाते हैं सब्जी लेने तो कहते हैं बड़ी वाली पॉलिथीन तो छोटी वाली क्या दे रहे हो, जो और मजबूत होता है, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया और ना तोड़ पाए। ये है महानता हमारे देश की। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ऐसा गवर्नमेंट इस चीज को और भी रिसोर्सेज को नहीं लेके आई है जो जो इस तरह का हो, इको फ्रेंडली नेचर का हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम पे आए। तो हेल्प टू चूज इको फ्रेंडली मटेरियल, हमेशा इको फ्रेंडली मटेरियल को चूज करने में मदद मिलता है बायोडिग्रेडेबिलिटी में। इनकरेज यूज ऑफ नेचुरल रिसाइकिल सब्सटेंसेस, जो नेचुरल, इसका महत्व यही है कि जो इको फ्रेंडली मटेरियल है उसको चूज करने में मदद मिले। इनकरेज मतलब साहस मिले, जो नेचुरल प्राकृतिक या रिसाइकिल सब्सटेंस होते हैं जिसको दोबारा यूज किया जा सके उसको यूज किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट को हेल्प करने में, वेस्ट को मैनेज करने में मदद करता है। सॉइल और वाटर पॉल्यूशन को कम करता है, मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करता है। ठीक, इको फ्रेंडली चीजें चुनने में मदद करता है ये बायोडिग्रेडेबिलिटी। हमें पता चल जाता है कौन सी चीज बैक्टीरिया तोड़ सकती है, कौन सी चीज उसको नहीं गायब कर सकती है। नेचुरल रिसाइकिल, ठीक है, रिसाइकिल होने वाली चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। वेस्ट मैनेजमेंट में मदद करता है, मिट्टी और पानी का प्रदूषण कम करता है। क्लियर? चलिए महत्व हो गया। अब इसका हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना हमें लगता है सफिशियंट है। सर यूपी वालों को और बदनाम करने में आप लगे हैं, इससे अच्छा कट्टा लेकर बोल देते, उसे ना करते। बट ये देखिए आदित्य जी बदनाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है या फिर जो बिहार के लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं, जहाँ पे पूरे स्टेट में लग रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस इकोसिस्टम को, इस इन्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम ब्लेम उस पर नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे भी ब्लेम कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, सबकी ब्लेम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, कि जो आसानी से बैक्टीरिया की तरह टूटे जा सके। लेकिन सोचिए जिसको बैक्टीरिया नहीं तोड़ रहा है, अब देखिए कितना परसेंट प्लास्टिक का यूज हो रहा है, उसके रिसोर्सेस क्यों नहीं बन रहे हैं। क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है, क्या हमारे पास अच्छे आईआईटीएन नहीं है, हैं, लेकिन उस चीजों को नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है प्रॉफिट की बात, मार्जिन की बात आती है, टैक्स की बात आती है, ठीक है। बहुत गहराई की बात है, उस चीज को हम क्या डिपेंड करें। लेकिन हाँ, उससे हो सकता है अपने इन्वायरमेंट को सेव किया जा सकता है बहुत सारे तरीकों से। ओके, चलिए। ओके, तो बदनामी करना मेरा मकसद नहीं है। हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा सबसे बेटर जगह है। लेकिन हाँ, हम लोग शिक्षित होंगे, आप शिक्षित होंगे, चीजों को बहुत बेटर तरीके से समझ के उसको आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो यहीं तक था। आप बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेशन, नॉन बायोडिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी, ये चीज को अच्छे से पढ़ के आइएगा। 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जाने लगातार पूछा है। एसिड रेन क्या होता है, ठीक है, उसके नतीजे क्या होंगे। केमिस्ट्री क्या होता है एसिड रेन का, इसके प्रभाव को बताइए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अम्लीय वर्षा क्या होता है, इसके नतीजे क्या होंगे, इसका केमिस्ट्री मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा और इसके प्रभाव क्या होंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यही इतना, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है। अच्छे से फोकस करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास में, HCP की क्लास में। तब तक जाइए, आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, कुछ भी खाइए पीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसको बस यही कहेंगे कि इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में गलती कर देंगे। समझिएगा कि क्या क्या है, हेडिंग को समझिएगा, लिख दीजिएगा इसे कहीं पर लाइन पे कि इसका मेन मतलब क्या है। बस उसके बारे में कहानी की तरह बनाते लिखते चले जाइए। कॉपी उठाइए, देखिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अब आपको लगा कि हाँ लिख ले जाएंगे तो कॉपी पे लिखते चले जाइए।
बस याद होता आपको चला जाएगा। अगर इसको याद करेंगे तो बाकी कोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और लाइन इथिक्स पर टाइम नहीं दे पाएंगे। इसको टाइम नहीं देना है, यहाँ से आपको 60%, बाकी आपको लिख के 40% याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास।